बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में आपके जो है ना मतलब सब्जेक्ट है वो है मैक्रोबायोलॉजी। ठीक है। पहले हमने बायोकेमिस्ट्री एंड मैक्रोबायोलॉजी जिसका बेसिकली एक ही पेपर होना है, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारे पास चेंज है। बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, अब हमारे पास है मैक्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैक्रो मीन्स मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना भी जो कि ऐसे स्मॉलर जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो उसको हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जिस वो सब्जेक्ट जिसके अंदर हम उन तमाम मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे उसको हम मैक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या-क्या शामिल है। ठीक है, ये जितना भी ये इस तरह आपको नज़र आ रहा है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, मुख्तलिफ फंगस वगैरह, इन तमाम की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बुक के बारे में थोड़ा-सा उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से उन्होंने डेडिकेशंस वगैरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम सिलेबस के अंदर हमारे कौन-कौन से इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास है बैक्टीरिया का चैप्टर। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कल्चर मीडिया। फोर्थ चैप्टर है वेल्सिस। उसके बाद चैप्टर 5 है फंजाई। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 6 है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। एंड देन हमारे पास चैप्टर 7 है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉल। देन हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर है। उसके बाद फर्मेंटेशन का है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन। ये आपके 12 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, और 13 चैप्टर है एंटी सीरा प्रिपरेशन, किस तरह से हम उनको बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले कि द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे इसको हमने लिया गया है। एक है मैक्रोन, मैक्रोन मीन्स स्मॉल। ठीक है, और दूसरा है बायोलॉजी मीन स्टडिंग ऑफ लाइफ। हमें पता है कि बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं लॉजी स्टडी, तो इसमें स्टडी ऑफ लाइफ। तो दो ग्रीक वर्ड्स जिसमें एक हमारे पास है मैक्रोन मीन स्मॉलर, बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ मीन स्मॉलर। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम आम आंख से हमें नजर नहीं आ रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच के अंदर मेडिकल साइंस की, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। Hence, microbiology is the study of microorganism and their activities. It is concerned with form, structures, reproduction, physiology, metabolism and identification of microbes. Microbes mean जितना भी तरह के germs वगैरह, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन तमाम की बेसिकली हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं कि वो किस फॉर्म में है, उनकी क्या स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्शन उनकी किस तरह से होती है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, मीन उनके फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म किस तरह से होती है उनकी, एंड देन आइडेंटिफिकेशन। ये सारा जो हमारा मेन कंसर्न है इस सब्जेक्ट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड टू अदर लिविंग थिंग्स। हम इसमें ये भी देखेंगे कि जितना भी मैक्रोब्स हैं इस पूरी नेचर के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। द बेनिफिशियल एंड उसके बाद डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द मैन, इंसान के ऊपर उसके फायदेमंद इफेक्ट कौन से हैं, एंड देन उसके हार्मफुल कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग्स उसकी वजह से कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, एंड देन मेक इन्वायरमेंट, और जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रहते हैं वो उस इन्वायरमेंट को कैसे बना सकते हैं। ये तमाम स्टडी हम इस माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। इट में आल्सो बी डिफाइंड एज, आप इसकी डेफिनेशन यूं भी कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, बेसिकली ये बायो की एक ब्रांच है ना, दैट डील विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि मेन डील कर।
नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोब्स। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मैक्रोबायोलॉजी की, नेक्स्ट हमारा है मैक्रोब्स क्या है। मैक्रोब्स इज ए टर्म फॉर एनी क्रिएचर दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अननेड आईज। ठीक है, अनआइड आईज मीन के जिसको हम एक आम आंख से नहीं देख सके। मैक्रोब्स एक ऐसी टर्म है जो हम बिल्कुल छोटी से छोटी मखलूक के लिए यूज करते हैं, जो कि इंडिविजुअली तौर पर रहते हैं। वो इतना छोटे होते हैं कि हम उनको आम आंख से नहीं देख सकते। दैट स्मॉलर टू बी सीन विद नेक्ड आईज आप कह सकते हैं। तो उसको हम मैक्रोब्स कहते हैं। मैक्रोब्स में पता है कौन कौन से हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, उसके बाद आर्चिया भी होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, मैकोप्लाज्म, उसके बाद है रिक्टेशिया। ये मुख्तलिफ मैक्रोब्स की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है कि थर्मोएसिडोफाइल क्या है। इन सुपर हॉट, ठीक है, सुपर एसिडिक कंडीशन के अंदर जो रह सकते हैं इस तरह के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट रेड स्टफ ऑन द रॉक्स, आमतौर पर चट्टानों वगैरह के ऊपर रहते हैं, इनको हम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के एक टाइप्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से ये मुख्तलिफ चट्टानों वगैरह की सरफेस के ऊपर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, इन 1665 रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट गेव डिसेप्शंस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस। उसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था कि इसको किस तरह से यूज करते हैं, बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट, लेकिन उसने उसको इजाद नहीं किया। He described a slice of cork and suggested that cork was composed of compartment which has called cell. उसने बेसिकली जो ना कार्क के बारे में डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि कार्क जो होता है एक इस तरह की कोई हमारे पास चीज है, कोई टुकड़ा, कोई स्लाइस हो सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फर्दर कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उसके फर्दर उसमें खाने होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। बाद में उसने उस कार्क को सेल्स का नाम दिया था। The discovery of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secrets of life. तो माइक्रोस्कोप अदर साइंटिस्ट एंड हुक की डिस्कवरी की वजह से, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप पर डिस्कवर किया था, ठीक है, उससे हमें पता चला कि ये एक अहम टूल होता है जो कि हमें हमारी लाइफ की मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताता है। ऐसी तमाम सेक्रेट्स ऑफ लाइफ जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उसको देखने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके बाद है लेमन हु रिलीव हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्रोऑर्गेनिज्म इन 1670 बाय इन्वेंट ऑफ हिज सिंपल एंड सिंगल लेंस मैक्रोस्कोप। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है लेमन हुक। उसने एक सिंगल और सिंपल लेंस वाली एक माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, जिसमें से उसने मुख्तलिफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। उसके बाद है 1674 में ही कॉल्ड टिनी मैक्रोऑर्गेनिज्म एज अमेनोक्यूल्स व्हिच वाज ए टर्म यूज्ड फॉर मैक्रोऑर्गेनिज्म बाय हिम। उसने बाद में जो है ना 1674 के अंदर उस तमाम छोटे छोटे मैक्रोऑर्गेनिज्म को जो कि एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था, जो एक टर्म उसने मैक्रोऑर्गेनिज्म के लिए यूज की थी। ही आउटलाइंड द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द फेमिलियर प्रोटोजोआ एंड पैरामीशियम एंड अमीबा। उसने जो है ना मुख्तलिफ प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम्स वगैरह, इनकी डिटेल के बारे में उसने बताया था। उसने माइक्रोस्कोप से उनको जब स्टडी किया तो उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में उसने बताया था। ही डाइड इन 1723 के अंदर उसकी डेथ हुई थी। ये तो हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री थी। आगे जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड देन स्कोप आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम है। The science of microbiology include the study of the microorganism, algae, bacteria, ठीक है, उसके बाद रिक्टेसी, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरस। इन तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। Without the harmless organism which convert complex material into simple substance, life would be uncertain. अब क्या है कि जो बेसिकली जो मैक्रोब्स है ना, ये हमारी लाइफ के लिए भी जरूरी है। कुछ मैक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो जितना भी कम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल मटेरियल्स के अंदर। अगर वो इस तरह ना करें तो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। Interest in how microorganisms affect human existence has been the foundation of microbiology. लेकिन अहम बात वो ये है कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म इंसान की जिंदगी के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं।
ठीक है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो न्यू मेडिकल का सब्जेक्ट आया था वो माइक्रोबायोलॉजी है। उसके बाद है फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क और नेचुरल प्रोसेस लॉन्ग डाउन टू मैन। इंसान को इनको जानता है सदियों से, ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ जूस वगैरह को फर्मेंटेशन करके उसको उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। इस तरह मिल्क वगैरह से हम जिस तरह दही बनाते हैं, ये सारे मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जिनको इंसान बहुत पहले से जानता है। Yet why these changing occurred were unknown until Pasteur in last part of 19th century showed a capital word that yeast and bacteria convert sugar to alcohol and acid. इंसान ये तो जानता था कि हम दूध से दही को बना लेते हैं, हम मुख्तलिफ जूस निकालते हैं, इन तमाम प्रोसेस को, लेकिन ये चेंजिंग कैसे आती है, कैसे दूध दही में कन्वर्ट होता है, कैसे हम जूस निकाल लेते हैं फ्रूट से, मीन इन तमाम प्रोसेस के बारे में हमें नहीं पता। सो यहाँ तक कि पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने 19th सेंचुरी के आखिर में ये बताया कि जो बेसिकली यीस्ट और बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को आगे अल्कोहल एंड एसिड के अंदर, जितना हमारे पास जो आगे मुख्तलिफ वाइन्स की फॉर्म में, ठीक है, फ्रूट जूस हमारे पास बनता है। इन फैक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज हैड ए डिसीसिव रोल इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरी दुनिया को एक प्रॉपर शेप देने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक अहम रोल है। The growth of pharmaceutical industry in recent decade has been paralleled the rising standard for product quality and more rigorous regulation of manufacturing procedure। अगर जितना जो भी अब हम देखते हैं जदीद इस सदियों के अंदर जितना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है, उनके जितना भी प्रोडक्ट है उन तमाम में माइक्रोबायोलॉजी एक अहम फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, वहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को उन्होंने किस तरह से रेगुलेट किया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, हर जगह पे माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन है। इवन कितना माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं हम उनको। उसके बाद है फॉर ए स्टीराइल प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमने जो खास तौर पर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं या जितनी आईवी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टीराइल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें उसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्वालिटी इज सिंपल, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव मैक्रोऑर्गेनिज्म व्हाटसोएवर। इतना होता है। इवन स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो उनका क्राइटेरिया होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां ये होता है कि वो मुकम्मल तौर पर एरिया स्टेराइल होना चाहिए, वहां पे माइक्रोब्स की कुछ भी माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। तो उन तमाम माइक्रोब्स को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है ना माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है द प्रोडक्ट शुड देयरफॉर बी एबल टू पास ए टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी and knowledge of procedure and interpretation of result of such a test is an important aspect of pharmaceutical microbiology। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजी एक अहम फील्ड है। क्यों? क्योंकि जितना भी टेस्ट होते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट के, उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, उसमें ये चेक करने के लिए कि वहां पे माइक्रोब्स हैं या नहीं है, वो प्रोडक्ट हमारा स्टीराइल प्रोडक्ट है या नहीं है, या उसके प्रोसीजर जो हमने यूज किए थे अपने प्रोडक्ट को स्टीराइल बनाने के लिए, उन तमाम को जो है ना अश्योर करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी है। It is obvious that medicine contaminated with potentially pathogenic disease causing जितना भी एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजेनिक्स कहते हैं, उनसे हमारी मेडिसिन कितना हद तक कॉन्टिमिनेटेड है। ठीक है, हमने ये तमाम चीजों हमने चेक करनी होती है। आर सेफ्टी हैजर्ड टू मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड बाय वल्नरेबल रूट्स, मीन अगर हम इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं जो कि अहम रूट्स होते हैं, उसमें हमारे प्रोडक्ट स्टेराइल होना जरूरी है। टू वल्नरेबल एरिया सच एज आईज वगैरह के अंदर आर मैन्युफैक्चर एज स्टेराइल प्रोडक्ट। वही सिंपल आप अपने लफ्जों में लिख सकते हैं कि जितना भी हमारे पास आईवी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, ऑप्थेल्मिक मीन जो हम आई में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उन तमाम प्रोडक्ट को हम स्टीराइल प्रोडक्ट कहते हैं। ये स्टीराइल प्रोडक्ट कैसे हमारे पास आएंगे, हम इनको किस तरह स्टडी करते हैं, इनके प्रोसीजर क्या है, ये तमाम हम माइक्रोबायोलॉजी हमें बताती है। उसके बाद है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मीन जरासीम को रिमूव कर देना किसी भी जगह से, किसी एरिया से, किसी प्रोडक्ट से, हम उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। सो डिसइंफेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, हम मुख्तलिफ बायोसाइड्स ऐसी केमिकल यूज करते हैं जो किल कर देते हैं जाके माइक्रोब्स को। यूज एज ए एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव आर सब्जेक्ट ऑफ विच फार्मासिस्ट एंड अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ